नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज के शानदार जानदार धमाकेदार बेहतरीन यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2026 की बेहतरीन क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, सबके लिए शानदार PYQ सीरीज, जिसमें हम 2013 में आए हुए हमारे हूबहू पेपर को हम विद्यार्थियों आज एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का डिटेल व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन 30 सवालों की श्रेणी में विद्यार्थियों आप सभी 30 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए इसको काउंट करते हुए चलें, और वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपके कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए। अगर आप चैनल से नए हैं तो फिर से कह देता हूं विद्यार्थियों आप सबसे कि आप अगर चैनल से नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं जो तैयारी करें यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा की, क्योंकि आपको एक बेहतरीन गुणवत्ता युक्त कंटेंट, विषय विशेषज्ञों की अनुभव और साथ में विद्यार्थियों फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है आपके अपने लक्ष्य परिवार के इस लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के चैनल पर। तो इससे जुड़ना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को भी और इस वीडियो को भी शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों लोग जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजन होने वाली आपकी अपनी यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा की। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। हाँ जी, तो जैसा कि विद्यार्थियों आज आपको पता है, आज जो हम बात करने वाले विद्यार्थियों किसकी, आज का जो हमारा पेपर एनालिसिस है वो 13/11/2013 को जो पेपर आया था, यानी कि 13 नवंबर 2013 को जो पेपर आया था हमारा यूपी टेट का, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। और सीडीपी के 30 सवालों को सॉल्व करेंगे, तो आप भी इसके काउंट करते हुए चलें कि आखिरकार आपके कितने सही और कितने गलत हुए, है ना बेटा। तो चलिए पहला सवाल आ रहा है, देखो क्या कहता है आज का पहला ही सवाल। बुनियादी स्तर पर, बेसिक लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देना उचित या बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, क्योंकि यह अधिगम को सरल बनाएगा, क्योंकि यह बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखो पहले तो ये समझो, यहां पर हमसे पूछा है बुनियादी स्तर पर। बुनियादी स्तर मतलब हमने कहा सर बेसिक लेवल पर जो बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए वो हमेशा किस में दी जानी चाहिए, उनकी मदर टंग में दी जानी चाहिए। मदर टंग का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या? हमने कहा सर बच्चे की मातृभाषा यानी कि उसकी स्थानीय भाषा में उसे शिक्षा देनी चाहिए। किसमें? मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने घर पे अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं, और ये मातृभाषा में बोलना उनके लिए बिल्कुल नेचुरल, यूँ कहूँ कि नेचुरल यानी स्वाभाविक होता है। और जब बच्चा स्कूल आएगा और स्कूल में भी मान लो अगर मातृभाषा में ही सिखाएं तो ये तरीका उसके लिए एक नेचुरल तरीका है, आर्टिफिशियल नहीं है। और ये नेचुरल या स्वाभाविक तरीके से जब बच्चा सीखेगा तो उसको सीखने में मदद मिलेगी। तो कब मिलेगी? जब नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी, जब वो क्या करेगा? मातृभाषा में शिक्षा लेगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है शामपट पर लिखते समय, शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या है? अच्छी लिखावट होना, लेखन में स्पष्टता होना, बड़े अक्षरों में लिखना, या लेखन में छोटे अक्षरों में लिखना। देखो ध्यान से सुनना बेटा, शामपट जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा? शामपट जिसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड। और याद रखना इस ब्लैक बोर्ड का आविष्कार किया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विलियम जेम्स। बोलो कौन से जेम्स हैं ये? विलियम जेम्स। याद करो, जिनको हम अनौपचारिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, विलियम जेम्स। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है जेम्स पिलांस। और दोनों ने मिलकर किसका आविष्कार किया था? हमने कहा सर दोनों ने मिलकर निर्माण किया था ब्लैक बोर्ड का। तो ब्लैक बोर्ड के आविष्कारक या निर्माता कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स और जेम्स पिलांस। बोलो क्लियर। अच्छा, एक टीचर को याद रखना विद्यार्थियों, टीचर को जब भी वो पढ़ा रहा हो तो पढ़ाते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक और बोर्ड के बीच में कितने, हमने कहा सर मान लो ये शिक्षक है ना, ये रहा हमारा शिक्षक और ये पढ़ा रहा है, ठीक है, ये पढ़ा रहा है, ठीक है, ये रहा हमारा शिक्षक। और शिक्षक और हमने कहा सर किसके? हमने कहा सर बोर्ड है। तो शिक्षक और बोर्ड के बीच में कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण होना जरूरी है। और यही बात याद रखना कि चाहे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो चलेगा, आपको विद्यार्थियों बड़े बड़ा लिखना अक्षरों में नहीं आता हो चलेगा, छोटे में लिखना नहीं आए चलेगा, लेकिन जो लिखो वो ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए, वो ज़्यादा जरूरी है। तो लेखन में क्या होनी चाहिए? लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। लेखन में जब जो आप लिख रहे हो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा, तभी वो अपनी चीजों को सही से समझ पाएंगे। बोलो क्लियर। आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है विद्यार्थियों, देखो क्या कहता है अगला सवाल आपका। आपकी कक्षा में एक छात्र जो है वो देर से आता है, तो आप क्या करोगे? उसके अभिभावकों को सूचित करोगे, उसे दंड दोगे, कारण जानने की चेष्टा करोगे, या फिर कोई ध्यान नहीं दोगे? अच्छा एक बात बताओ, छात्र देर से आता है,
सामान्य बालक देर से नहीं आते हैं क्लास में, टाइम पे आते हैं, और ये देर से आ रहा है मतलब इसका व्यवहार सामान्य ना होकर कैसा है, असामान्य है। तो जब भी कोई बच्चा किसी भी प्रकार का असामान्य व्यवहार करेगा तो आपको उसकी क्या करनी है बेटा, आपको उसकी पहचान करनी है। क्या करनी है, पहचान करनी है। और पहचान करनी है मतलब उसका क्या करना है, निदान करना है। निदान का मतलब क्या होता है बेटा, निदान का मतलब उस चीज का आपको डायग्नोसिस करना है। क्या करना है बेटा, डायग्नोसिस करना है। और डायग्नोसिस करने के बाद आपको पहचान करने के बाद उसका क्या करना है, पहचान करने के बाद उसमें उस बालक की कमियों में सुधार करना है। क्या करना है, सुधार करना है। सुधार करना है मतलब उसके निदान का क्या करना है, निदान का हमने कहा सर उपचार। उपचार मतलब आपको रेमेडी करनी है। लेकिन आप पहचान कब करोगे, जब पहले आप उस बच्चे के बारे में सोचोगे और वो ऐसा क्यों कर रहा है उसका कारण जानने की चेष्टा करोगे। तो जब आप किसी चीज का कारण जानने का प्रयास करते हो तब आप किसका काम करते हो, उस कारण को पहचानने का। और जब पहचान होगी तभी तो सुधार होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया, हमने कहा सर यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अगला देखो क्या है, अगला है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना उचित है। चुने गए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, सस्वर अधिगम के द्वारा। बताओ विद्यालय में विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे करना उचित रहेगा, क्या बताओगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को, बस हमने कहा सर विद्यालय में विद्यार्थियों को हमने कहा सर अगर मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बच्चों को क्या करो बेटा, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें हर चीज़ का अर्थ, हर चीज़ का मीनिंग समझाओ। जब वो बच्चा मीनिंगफुल तरीके से यानी सार्थक रूप से उस चीज़ का क्या सीखेगा, अर्थ सीखेगा, तभी वो बेटा अच्छे से सीख पाएगा। तो हमने कहा सर बच्चे को कैसे सिखाएंगे, हमने कहा सर प्रासंगिक रूप से सिखाना अच्छा रहता है। स्वस्वर अधिगम क्या होता है, स्वस्वर का मतलब जोर जोर से बोल करके। एक तो पहले क्या करना है, जो बोला जा रहा है उसे सुनना है, सुनने के बाद उसको बोलना है, रिपीट करना है। क्लियर है। पानी की आवाज कहां से आ रही है, बारिश आ रही है। हाँ जी ठीक है। तो क्या हुआ, हमने कहा सर स्वर सर अधिगम, जैसे टीचर पढ़ाता है ना क्लास में, बच्चों बोलो ए फॉर एप्पल, वो क्या है, स्वर है। बोलो क्लियर। ज़्यादा डिटेल में बहुत अदर नहीं पढ़ाना वरना बच्चों को चीज़ें कठिन लगने लगेगी। सेलेक्टिव नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ाओ वो मीनिंगफुल और उसके अर्थ सहित हो। और उसका अर्थ जानेगा तभी बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, अपने जीवन में उपयोग ले पाएगा। जब बच्चे को ये लगेगा कि हाँ मेरे लिए जीवन में जो पढ़ाया जा रहा है ये भविष्य में आगे जाके उपयोगी होगा, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा और सीखने के लिए मोटिवेट होगा। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या बताओगे, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बताओ क्या है, परीक्षा माफ करना, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हमने कहा सर क्या विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना है, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकताओं का विकास करना है, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना है, या फिर वो अपने जीवन के अर्थ को सीख सकें उसके लिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो हमने कहा सर शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को क्या करना है, तैयार करना है, जो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आ रहा है विद्यार्थियों कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार जो होता है इसको किंचित परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, या एवं उनका उपचार करने का प्रबंधन करना, या इसकी उपेक्षा करना। बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा आप नहीं चाहते हो, अनडिजायरेबल बिहेवियर, अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, और अगर आप उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हो तो अभी मैंने बताया था निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण हमें करना पड़ेगा। यानी हम बच्चे के उस अवांछित व्यवहार को जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करने का फिर हम अच्छे से प्रबंधन भी करेंगे। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे देखें अगला क्या है। अगला है आपको शिक्षक दिवस पर अगर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। टीचर्स डे पर हमने कहा सर कुछ विद्यार्थी आपको क्या देते हैं, बधाई पत्र देते हैं, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप उन्हें धन्यवाद दोगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलोगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं दोगे। 90% बच्चे इसका आंसर देंगे डी, हम भी बदले में उन्हें शुभकामनाएं देंगे। पहली बात तो ये बेटा कि ये जो दिवस है इसका नाम पढ़ो क्या है, शिक्षक दिवस। किसके लिए होता है, शिक्षकों के लिए होता है। तो विश कौन करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, किसको, टीचर्स को। आप भी उनको ये बोलोगे हैप्पी टीचर्स डे, नहीं, आपको क्या बोला है, थैंक यू। जब उनका दिवस आएगा चिल्ड्रंस डे तब आपको विश करना है हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और वो बोलेंगे थैंक यू।
समझ में आया? तब वो ये नहीं कहेंगे सर आपको भी बाल दिवस की मुबारक, आप बच्चे नहीं हो, आप टीचर हो। तो शिक्षक दिवस पर तो वो आपको क्या करेंगे, बधाई पत्र देंगे और आप उनको क्या करोगे, आप उनको धन्यवाद बोलोगे। बोलो क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है सवाल आपका। जब एक विद्यार्थी असफल होता है, फेल होता है, तो फिर समझा जा सकता है कि पद्धति ही असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या ये एक व्यक्तिगत असफलता है। देखो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इससे आप क्या समझ सकते हो, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इससे आप समझ सकते हो कि ये बच्चे की पर्सनल कहीं ना कहीं विद्यार्थियों फेलियर है। लेकिन ध्यान सुना बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जब एक विद्यार्थी फेल होता है तो अकेला फेल नहीं होता, उसके साथ उसका शिक्षक भी फेल हो गया, क्योंकि वो उसे समझा नहीं पाया। क्योंकि टीचर का काम है बच्चों को अच्छे से समझाना, ना कि पढ़ाना। तो जब वो फेल होगा तो हम उसको उसका पर्सनल फेलियर नहीं मानेंगे, बुक्स का फेलियर या फिर मेथड्स का फेलियर नहीं, बल्कि हम मानेंगे कि वो शिक्षक भी उसे पढ़ाने में असफल हुआ है। बोलो क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है सवाल आपका। किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। याद करो बचपन में हमने सबने टीसी की एप्लीकेशन लिखी थी, याद करो लिखी थी ना? ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्योंकि जो शिष्य होता है वो हमेशा आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञाकारी होगा तभी तो वो चीज़ों में भाग लेगा, ईमानदारी दिखाएगा और उसमें उत्तरदायित्व आएगा। तो एक विद्यार्थी में सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या होना चाहिए, कि वो आज्ञाकारी होना चाहिए। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी आपसे असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है जिसका पाठ से कोई लेना देना नहीं है, पाठ के अतिरिक्त कोई सवाल उसने पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? आप असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति दोगे, या उस असंबद्ध प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति ही नहीं दोगे, या फिर उसे गैर अनुशासित समझकर दंड दे दोगे, या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दोगे? पहली बात तो बेटा, उसने जो सवाल पूछा है वो सवाल कैसा है? अगर बच्चे ने सवाल पूछा है तो वो सवाल इररिलेवेंट है, मतलब पाठ से संबंधित नहीं है। और अगर आपने उसको कक्षा में ही समझा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है उसको भी आप क्लास में समझाओगे तो दूसरे बच्चों को लगेगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको ऐसे बच्चे को क्या कहना है कि बेटा वेरी गुड, आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं कक्षा के बाद दूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बोलो क्लियर? इसलिए आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? डी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े। अगला है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? कुछ प्रेरक समन्वय में कठिनाई होना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति होना, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना। 12 वर्ष का है, मतलब किशोरावस्था लगने वाली है, और किशोरावस्था की प्रेरक समन्वय में कठिनाई नहीं होती है, वो अपने सभी संवेदी प्रेरक एक्टिविटीज मांसपेशियों में समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। वयस्कों को खुश करने की दुश्चिंता की अनुभूति नहीं, उसको अपने वयस्कों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अपने समवयस्कों से प्रभाव पड़ता है, अपने से बड़े नहीं, अपने साथियों से प्रभाव पड़ता है। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित नहीं, अब उसकी रुचियां असीमित होने लगी। समकक्षी के लिए अनुमोदन, हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो उसने किया है वो चाहता है कि उसके साथ वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके फॉलोअर्स, उसके ग्रुप मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त कहें कि वाह यार क्या बात है, तेने तो मजे ही हवा दिया, क्या शानदार काम किया है। मतलब वो क्या चाहता है कि उसके समकक्षी साथ वाले क्या दें, उसको अप्रूवल दें कि वाह तूने अच्छा काम किया है। इसके लिए उसमें क्या होती है, बेचैनी होती है। जब बच्चा, प्रसामान्य बच्चा कितने साल का होता है? हमने कहा सर 12 साल का होता है। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होना, हाँ क्या रुचि का अभाव होना एक प्रकार का कारण है, या विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव होना है, शिक्षण में पढ़ाने में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों में पढ़ने का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना इस वजह से वो भाग जाते हैं, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति है? बताओ क्या है? अक्सर विद्यार्थी स्कूल से क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि टीचर कहते हैं कल होमवर्क नहीं किया था, हाथ आगे करो, फिर उनको मारना पीटना शुरू करते हैं, उनके साथ गलत बात करते हैं। तो ये जो निर्दयी प्रवृत्ति टीचर्स की है ना, कि जो भी प्रॉब्लम आएगी हम बच्चे को डांट देंगे, हम उसको पीटेंगे, हम उसको मारेंगे, ये एटीट्यूड ही टीचर का ऐसा होता है कि जिसके कारण बच्चे उसकी कक्षा में बैठना नहीं चाहते हैं, और फिर वो विद्यार्थी स्कूल से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए आंसर क्या हो गया? हमने कहा सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका।
अगला है विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखानी चाहिए, शिक्षक को अपने श्रम के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण देने से बच्चे श्रम करने लग जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। महत्व पर लेक्चर भाषण देने से, व्याख्यान देने से वो श्रम करेंगे, बिल्कुल नहीं है। अपने में श्रम की प्रवृत्ति दिखाएंगे तो उनमें कब पैदा करेंगे? तो हमने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को समय समय पर, विद्यार्थी को समय समय पर श्रम करने का क्या देना पड़ेगा? अवसर देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी बच्चा सीखेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो कब पड़ेगा निशान? जब आप उसको सीखने का समय समय पर क्या दोगे? अवसर दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे। बोलो क्लियर? सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े। बाल विकास की जो परिभाषा है, इसका अध्ययन का क्षेत्र है जो क्या है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। ध्यान सुनना, ये जो बेटा बाल विकास है, कौन सा विकास? बाल विकास, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम बालक के बारे में पढ़ते हैं और बालक के विभिन्न प्रकार के होने वाले परिवर्तनों को पढ़ते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन, बच्चे का मानसिक, जिसको हम संज्ञानात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, मानसिक परिवर्तन उसमें क्यों हो रहे हैं, बच्चे में सामाजिक सोशल चेंज क्यों हो रहे हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं, बच्चे में इमोशनल चेंज, इमोशनल का मतलब हमने कहा सर संवेगात्मक परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं, बच्चे में चारित्रिक परिवर्तन, कैरेक्टर वाइज जो है विद्यार्थियों को परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उनको भी पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हम विद्यार्थियों बच्चे का लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास के परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको भी पढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ों में हम पढ़ते हैं। तो बाल विकास में बच्चे का मानसिक यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे बच्चे हुए सभी सामर्थ्यों का सीक्वेंस में डेवलपमेंट जो होता है वो उत्तरदायी होता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, यह परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बताओ क्या हो जाएगा? एक प्राइमरी लेवल के टीचर को, प्राइमरी टीचर को, पहली से पांचवी के टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना क्यों जरूरी है? हमने कहा सर क्या वो इससे अनुशासन स्थापित कर लेगा, या अपने परिणाम में प्रोग्रेस हासिल कर लेगा, परिणाम में प्रोग्रेस, या फिर बच्चों को मोटिवेट करने और सुविधाजनक तरीका बनाने के लिए, या बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। देखो बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अंतिम रूप से पहली बार आत्मा का अध्ययन, फिर मन मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और अंतिम रूप से किसका अध्ययन माना था मनोविज्ञान को? व्यवहार का। और बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा? इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा? डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उनके विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। जो ह्यूमन वैल्यूज है जो आज प्रकृति में हर जगह, कि कोई हमारे सामने गिर गया तो हम उसकी सहायता करेंगे, कर भला तो हो भला, ये जो ह्यूमन वैल्यूज है जो आज प्रकृति में हर जगह देखने को मिलती है, तो इनके विकास का अर्थ क्या है? कि जब बच्चे का विकास होता है तो वो इन ह्यूमन वैल्यूज को, इन मानवीय मूल्यों को क्या करता है? एडॉप्ट करता है, ना कि उस पर थोपी जाती है, ना वो नकल करके सीखता है, ना वो उनको एक्सप्रेस करता है, बल्कि वो उनको क्या करता है? एडॉप्ट करना सीखता है। और एडॉप्शन ही क्या कहलाता है? एडॉप्ट करता है मतलब स्वीकार करता है, अंगीकृत करता है और अपने अंदर धारण कर लेता है। तो ये जो एडॉप्टेड है ये है अंगीकरण। बोलो क्लियर? 16 का आंसर क्या है? बी। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपयुक्त सभी की। हमने कहा सर अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक टीचर में एक अच्छे शिक्षक में किस अच्छी जानकारी की विशेषता होनी चाहिए? हमने कहा सर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं उनको समझने की प्रवृत्ति पता होनी चाहिए, विषय वस्तु जो टीचर पढ़ा रहा है उसके प्रति विद्यार्थियों की क्या राय है, उनका क्या मत है, कैसा सोचना है, इन सभी बातों पर टीचर का ध्यान आकर्षित, या फिर टीचर के बारे में, टीचर को इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आंसर क्या हो गया? डी, डन। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है निम्नलिखित में से वो कौन सा स्तर है, किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं?
किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? कौन सा है जिसमें बच्चा एक्टिवली अपनी ही कक्षा वर्ग का सक्रिय सदस्य बन जाता है, अपने दोस्तों के साथ लॉयल रहने लगता है? और ये वो अवस्था है जिसको विद्यार्थियों याद करो, स्टैनली हॉल को इस अवस्था का जनक भी कहते हैं। बताओ कौन सी अवस्था थी जिसमें हमने स्टैनली हॉल को पढ़ा था और हमने कहा था स्टैनली हॉल जो है इस अवस्था के जनक हैं? बताओ कौन सी अवस्था थी? क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बताओगे इसका आंसर? हमने कहा सर एक ही, और वो आंसर क्या है? हमने कहा सर हम स्टैनली हॉल को जिस अवस्था का जनक मानते हैं वो है किशोरावस्था, एडोलसेंट पीरियड। वो आते आते बच्चा अपने समकक्षी वर्ग का क्या बन जाता है? एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। बोलो क्लियर? तो 18 का आंसर ए सही है। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। मनोचित्रण का संदर्भ है किससे? अर्थ ग्रहण को बढ़ाने की एक तकनीक से, जोखिम भरे कार्यों को कर्म की योजना के लिए, मन का चित्र खींचने से, या मन की कार्य प्रणाली का अन्वेषण करने से? मनोचित्रण, मनोचित्रण मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उसको बाहर लाना, उसको एक डायग्राम के रूप में, उसको एक चित्र के रूप में क्या करना? प्रस्तुत करना। तो ये मनोचित्रण जो होता है बेटा, ये मनोचित्रण किसके काम आता है? क्या बताओगे? हमने कहा सर ये मन के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा कार्य चल रहा है, उसकी खोज करने पर आधारित है। तो ये चित्र नहीं खींचता है, बल्कि मनोचित्रण मन के प्रकार का अन्वेषण करता है कि मन काम कैसे करता है। और मन के 3 प्रकार याद करो, हमने पहले पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? एक का नाम था कॉन्शियस माइंड, जिसको हमने क्या कहा था? याद करो, चेतन मन। एक का नाम था अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हमने क्या कहा था? अचेतन मन। और तीसरा और अंतिम था सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हमने कहा था विद्यार्थियों अर्धचेतन मन। कुल कितने मन? हमने कहा सर 3 प्रकार के मन होते हैं। और यही मन के बारे में डिटेल व्याख्यात्मक बारे में बात किसने की थी? हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड ने, जिसको माना जाता है मनोविश्लेषणवाद का जनक। बोलो किसका जनक मानते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक भी मानते हैं। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से एक क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता होना, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन होना, या कौतूहल होना? बताओ प्रतिभाशाली होने का इनमें से क्या एक संकेत नहीं है पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा एक संकेत नहीं है? हमने कहा सर प्रतिभाशाली होने का मतलब जिज्ञासा, कौतूहल, आगे क्या होगा जानने की इच्छा, कौतूहल उसमें होता है। जो भी वो सोचता है उसमें अनूठापन लाता है। क्रिएटिविटी भी बच्चे में होती है, लेकिन वो दूसरों के साथ प्रतिभाशाली जो होता है वो लड़ाई झगड़े करने का काम नहीं करता। इसलिए आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। क्यों है? क्योंकि बालिकाएं अपने बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। बालिकाओं की शिक्षा को महत्व क्यों देना चाहिए? देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा पता है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो बहुत महान हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत हस्ती है, ग्रेट है, उनको हमेशा स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। किसमें? स्त्री। खुशी किसमें मापी जाती है? खुशी स्त्रीलिंग में। प्रसन्नता होती है स्त्रीलिंग में। तो दुनिया में जितने जितने बड़े बदलाव होते हैं ना बेटा, वो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी के सपोर्ट में होते हैं। तो याद रखना किसी भी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो उसके नेतृत्व में हम कहेंगे केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। इसलिए हमने कहा सर बालिका शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि बालिकाएं ही हैं जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। अब जितने परिवर्तन आ रहे हैं आप देखो सब बालिकाओं के कारण ही आ रहे हैं, इसलिए बालिकाएं सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं ही समर्थ होती है। आगे बढ़े, समन्वित शिक्षा जिसको हमने कहा सर इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी सफलता निर्भर करती है किस पर? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। बताओ समन्वित शिक्षा जो होती है वो समन्वित शिक्षा, सबका साथ सबके विकास वाली शिक्षा, इसकी सफलता, इसकी सक्सेस किस पर निर्भर करती है? बेटा क्या बताओगे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर एक अच्छी शिक्षा निर्भर करती है उसकी किताबों पर। जितनी अच्छी किताबें होगी उतना अच्छा बच्चा सीख पाएगा। इसलिए हमने कहा सर पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता होना जरूरी है समन्वित शिक्षा के लिए, क्योंकि किताबें कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है, सबको साथ लेकर चलती है। आगे बढ़े, अधिगम से संबंधित विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव देना, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करना, निजी शिक्षण का सुझाव देना, निदानात्मक शिक्षण देना। ध्यान सुना बेटा,
क्या लिखा है, अधिगम से संबंधित अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि सबसे अंत में बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या किया जाता है। हमने कहा सर सबसे अंत में किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। लेकिन उससे पहले कौन सा हो जाता है, निदानात्मक शिक्षण। कौन सा, निदानात्मक या नैदानिक शिक्षण जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है निदानात्मक शिक्षण। और निदानात्मक से भी पहले जो हो जाता है वो कौन सा है, हमने कहा सर निदानात्मक से भी पहले जो होता है उसको हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण बेटा, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। बोलो क्लियर है, यस और नो, हाँ कि ना। तो सबसे पहला काम उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और सबसे अंत में उपचारात्मक। तो उपचारात्मक उपचार कब दोगे, जब अच्छे से पहचान करोगे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा। अगला सवाल कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनुप्रेरित या मोटिवेट कर सकता है एक टीचर अपने बच्चों को, कैसे कर सकता है, पुरस्कार दे करके, सही मार्गदर्शन दे करके, उदाहरण दे करके, या कक्षा में भाषण दे करके। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट कर सकता है। ध्यान सुना, मार्गदर्शन नहीं है, मार्गदर्शन अलग चीज़ है, मोटिवेशन अलग चीज़ है। एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हो, मोटिवेट नहीं कर सकते। लेक्चर देकर भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों की सोच को बढ़ावा दे सकते हो, लेकिन मोटिवेट नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन देने का एक तरीका है, वो है पुरस्कार एवं दंड। तो याद रखना, कोई आपसे पूछता है कि सर बताइए पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत पर आधारित, पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत पर आधारित सीखने की व्याख्या किसने की थी। तो हमने कहा सर उस इंसान का नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है बेटा, B.F. स्किनर। और इन्होंने कहा था कि जो भी पुरस्कार दो ना, पुरस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन पुरस्कार कोई भौतिक वस्तु नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुरस्कार क्या होना चाहिए, पुरस्कार एक मनोवैज्ञानिक वस्तु होनी चाहिए, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ वाकई में मुझे मज़ा आ गया है। तो बच्चे की तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल पुरस्कार ही है एक प्रकार से। बोलो क्लियर, या सुनो, जिससे बच्चा खुश होकर सीखता है। आगे देखो अगला क्या है। अगला है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे। आप उसकी इंसल्ट यानी उपेक्षा करोगे, आप उसको परीक्षा में कम अंक दोगे, आप उसके अभिभावकों से बात करोगे या उसको डांटोगे। कभी भी परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो पहली बात तो विद्यार्थियों कभी उस बात का समर्थन ना करें जिसमें विद्यार्थी के साथ बुरा हो रहा हो। विद्यार्थी बालक भगवान का रूप है, हमें उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। तो हम उसको डांटेंगे नहीं, उसको परीक्षा में कम अंक देंगे नहीं, उसकी इंसल्ट करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, बच्चा हमारा सम्मान नहीं कर रहा तो हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या आपने इसको सिखाया है ऐसा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, है ना। तो फीडबैक लेना जरूरी है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। बताओ, शिक्षण का सत्तावादी केंद्र कि सत्तावादी स्तर किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर देखिएगा, शिक्षण का जो सत्तावादी चर है, पहली बात तो शिक्षण के चर की बात करें बेटा तो शिक्षण के अनेक चर हैं, और उन अनेक चर में हमने कहा सर मूल रूप से कितने चर हैं, शिक्षण के 3 चर हैं। कितने चर है बेटा, 3 चर हैं। और 3 चर में सबसे अंत में आ जाता है आपका पाठ्यक्रम, दूसरा आ जाता है बेटा हमने कहा सर विद्यार्थी या छात्र भी कह सकते हैं, और पहला आ जाता है बेटा जिसको हमने कहा सर शिक्षक। क्या है, शिक्षक। ध्यान सुना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए पढ़ने पढ़ाने में सहायता कौन करता है, पाठ्यक्रम, किसको, शिक्षक और विद्यार्थी को। इसका मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो भी बात होगी वो किस पर आधारित होगी, हमने कहा सर पाठ्यक्रम पर, इसीलिए पाठ्यक्रम को कहते हैं मध्यस्थ चर। जबकि हमने कहा सर विद्यार्थी को कहा जाता है विद्यालय का योजनाधीन चर। कौन सा, योजनाधीन चर भी कहते हैं, जो पढ़ने के लिए अपने टीचर पर डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, आश्रित डिपेंडेंट, या इसी को कहते हैं परतंत्र होता है, डिपेंडेंट चर भी कहते हैं। इसी को विद्यालय का क्या कहते हैं, इसी को विद्यार्थी को कहा जाता है विद्यालय का केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, विद्यालय का केंद्र बिंदु, या फिर विद्यालय का एक्सिस यानी कि धुरी भी कहा जाता है, धुरी कहते हैं, ठीक है। जबकि शिक्षक क्या है, तो हमने कहा सर शिक्षक जो है ये शिक्षक विद्यालय का नियोजक चर है, और इसी को कहा जाता है विद्यालय का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। कौन सा तंत्र भी कहते हैं, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों याद रखना, शिक्षक ही है जिसको पढ़ाने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। इसका मतलब शिक्षक हमारे पढ़ाने में कौन सा चर है, स्वतंत्र चर माना जाता है, स्वतंत्र चर माना जाता है, जिसके पास पढ़ाने की असली सत्ता, असली पावर टीचर के पास ही होती है। इसलिए शिक्षण का सत्तावादी चर भी कौन है, हमने कहा सर शिक्षण का सत्तावादी चर भी किसको माना जाएगा, शिक्षक को ही माना जाएगा। किसको, शिक्षक को ही माना जाएगा। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या
हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। कौन सा प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा। अगला सवाल आपका, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो हमने कहा सर कैरेक्टर का डेवलपमेंट दृढ़ इच्छा शक्ति से भी होता है, हम जैसा बच्चों से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उससे भी होता है, हम उनको कैसी नैतिकता देते हैं उससे भी होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। क्लियर, आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकृत स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। याद करो विद्यार्थियों, शिक्षण अधिगम का स्तर की बात पूछी जा रही है, तो हमें अच्छे से पता है शिक्षण के कुल कितने स्तर होते हैं। हमने कहा सर शिक्षण के कुल 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं बेटा? 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है बेटा? हमने कहा सर पहला है, जिसको हमने कहा सर कौन सा, पहला आ जाता है स्मृति स्तर, दूसरा आ जाता है बेटा हमने कहा सर अवबोध स्तर, और तीसरा आ जाता है बेटा हमने कहा सर चिंतन स्तर या परावर्ती स्तर। कल भी बताए थे, याद करो ये सब। अच्छा, ये किस किसने दिए हैं? हमने कहा सर चिंतन स्तर, स्मृति स्तर देने का श्रेय जाता है श्रीमान हर्बर्ट को, अवबोध स्तर श्रेय देने का श्रेय जाता है विद्यार्थियों श्रीमान मॉरिसन को, चिंतन स्तर देने का श्रेय जाता है श्रीमान हंट को। किसको? हंट को। अब बात करें तो ये तीनों स्तर में क्या फर्क है? स्मृति स्तर याद रखना किस पर आधारित होता है? रटने पर आधारित होता है। इसमें बच्चा रट करके सीखता है, तो रटने पर आधारित कौन सा स्तर? स्मृति स्तर। जबकि हमने कहा सर अवबोध, अवबोध का मतलब क्या है? अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, जो रटने नहीं बल्कि समझने पर आधारित है। इसमें बच्चा चीजों को रटता नहीं बल्कि क्या करता है? समझता है। चिंतन स्तर क्या है? चिंतन का मतलब बच्चा खुद समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है, और जब वो खुद ढूंढेगा तो एक नहीं बल्कि अनेक ढूंढेगा। इसका मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर आधारित कौन सा स्तर है? हमने कहा सर चिंतन स्तर है। तो कुल कितने स्तर है? हमने कहा सर 3 स्तर है, और ये 3 स्तर बताए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन विभेदीकरण नाम जैसा कोई स्तर नहीं बताया गया है। बोलो क्लियर, आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अगला है, जब एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, सोच रहा है, तो इसमें फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वो दे सकता है केवल वही प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर की सामर्थ्य से वो बाहर है और जिसके कारण वो कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साही हो। बताओ क्या करोगे बेटा? हमने कहा सर देखिए, अगर एक विद्यार्थी है जो कक्षा में पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवरथिंक करता है, संकोच करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें उससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? गलत बात, प्रश्न तो हम पूछेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या वो जिन प्रश्नों का उत्तर जानता है या जिनके उत्तर वो दे सकता है वही प्रश्न पूछेंगे? ये भी गलत बात है। हम तो वो भी पूछेंगे जो उसको नहीं आता, तभी तो पता चलेगा। हमेशा अच्छा ही नहीं करनी है, कभी कभी हमें उसे उसकी नेगेटिव चीज़ों को भी बाहर निकालना है। हम बच्चे को प्रश्न ही नहीं पूछेंगे ताकि उसके सामर्थ्य, जो उसके प्रश्न से सामर्थ्य से बाहर है, उसके लेवल के सवाल पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे ताकि उसकी कक्षा में मजाक ना बने। ऐसा करेंगे सर? ये भी नहीं करेंगे। क्या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो उत्तर देने में के लिए उत्साहित? तो हाँ, ये हो सकता है। बच्चा कक्षा में भाग लेने में संकोच कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन सवाल तब जरूर पूछेंगे जब वो खुद से सवालों का जवाब देना शुरू करे या खुद से सवाल का जवाब देने के लिए क्या हो? उत्साहित हो। बोलो क्लियर, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निर्देशात्मक? बताओ, निर्देशात्मक कैसा होना चाहिए? क्या एक टीचर को दमनकारी नीति या फिर डिक्टेटरशिप प्रशासक होना चाहिए, या एजुकेशन पर आधारित शिक्षाप्रद होना चाहिए, या आदर्शवादी मतलब रोल मॉडल आइडल होना चाहिए, या निदेशात्मक मतलब ऑर्डर देने वाला ऑर्डिनल होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गलत जवाब बी नहीं होगा, आंसर है ना? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, सही आंसर आ चुका है। सी इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा? सी आंसर सही होगा कि टीचर जो होता है वो याद रखना हमेशा विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? एक आदर्श नागरिक होता है, क्योंकि जैसा टीचर करता है वैसे ही बच्चे भी करते हैं। और आप अक्सर देखना छोटी कक्षाओं में अगर कोई महिला टीचर है और अपने बालों में बहुत सारी क्लिप लगा के आएगी तो अगले दिन बच्चियां भी लगा के आएगी। अगर मैडम ने मेहंदी बनाई और चूड़ियां पहनी तो बच्चे भी पहनेंगे। इसीलिए आप देखना कि लड़कियां अक्सर घर जाके घर घर खेलती है, और घर घर में गेम वही होता है, स्कूल स्कूल, टीचर टीचर, क्योंकि जैसी टीचर है वैसी वो बनना चाहती है और टीचर को अपना क्या मान लेती है? आदर्श मान लेती है, रोल मॉडल मान लेती है। तो याद रखना टीचर का व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, अच्छा, रोल मॉडल के अनुसार होना चाहिए। बोलो क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़े।
तो ये थे 30 सवाल जो आज जाके पूरे हुए विद्यार्थियों आपके 2013 के। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आज के सेशन से जुड़ करके। कैसा लगा आज का सेशन, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि आखिरकार 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो विद्यार्थियों, आपके लिए विश्वसनीय एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको सारा यूपी टेट का कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, और वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से जाएं, और इस चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों तक। अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर इसको शेयर करें और सबको बताएं कि लक्ष्य परिवार आ चुका है आप सबके लिए यूपी टेट की तैयारी के लिए। तो यूपी टेट लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। और आज की क्लास के साथ साथ विद्यार्थियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। तो कैसी लगी आज की क्लास, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।